तो आप एक अच्छा बीज लगा रहे हैं, उस बीज के लिए हम सींचना की शुरुआत करेंगे। तो मैं देवकी जी से गुजारिश करूंगा, और देवकी जी के आने से पहले मुझे एक और फरमान है कि अजय पाल जी उनके सम्मान में 2 लाइनें कहेंगे, तो प्लीज आए, आपने 2 ही लाइनें कहें। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए देवकी जी खुद बैंक में है, मैनेजर हैं और अच्छा खासा पैसा मिलता है। उनका बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक बेटा गुड़गांव में है और एक बेटा LLM कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी और आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के, एक रेहड़ी वाला, पटरी वाला, मोची, उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते जैसे उनका बचपन का दोस्त हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। क्या जरूरत पड़ी है इन लोगों को आपके बीच आने की? बताइए, इनके पास क्या नहीं है? इनके पास क्या नहीं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं मैं बैंक में मैनेजर हूं तो मैं ये चाहता हूं इस देश में मेरा बहुजन जो समाज है, उनके जो बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, वो आने वाले समय में वो इस देश के IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, इस देश की पार्लियामेंट में जाने का काम करें, विधानसभा में जाने का काम करें। उन शुभकामनाओं के साथ वो आपके बीच हमेशा रहते हैं और रहना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे 2 लाइन उनके सम्मान में आगे, छोड़ के दुनिया बेदर्दों की अपना देश बसाएंगे, प्यार हमारा याद करोगे हम न लौट के आएंगे, प्यार हमारा याद करोगे हम न लौट के आएंगे, छोड़ के दुनिया बेदर्दों की अपना देश बसाएंगे, प्यार हमारा याद करोगे हम न लौट के आएंगे। आइए सर, वेलकम आपका। हाँ, बिना माइक के चलेगा। यस। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान। कुछ तारीफ मेरी ज्यादा ही कर दी साथियों ने। इस तारीफ के काबिल तो मैं ना था और ना हूं। हाँ, इतनी बात जरूर है, मैंने जो भी काम किया उसको बड़ी शिद्दत के साथ किया है। उसमें कभी कोई छल कपट धोखा देना, ये कभी मैंने उसमें करा नहीं। ये मैं दावे के साथ अपने साथ कह सकता हूँ। वो चाहे काम कोई भी रहा हो। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी, माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो देवी देवता भगवान को बहुत अच्छी तरह से मानते थे। नेचुरल सी बात है, जो घर में होगा बच्चा देखेगा उसको करेगा। तो उनके साथ भी मैंने फिर वो देवी देवताओं का, भगवान को जो शिद्दत दी वो भी बहुत मैंने ईमानदारी से। कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या हुआ, उनको एक सत्संग के बारे में पता लगा, और वो सत्संग था सतपाल जी महाराज का। बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ होंगे, उत्तराखंड के ही हैं। मैं लगभग उस समय 12-13 साल का रहा हूँ जब वो सत्संग सतपाल जी महाराज का उन्होंने ज्वाइन किया। देवी देवताओं को तो मानना उनका एक तरफ था ही था, लेकिन जब सतपाल जी महाराज को उन्होंने सुना, और सुना ही नहीं, उनके साथ वो कई यात्राएं उन्होंने करी। तो यात्राएं करके उनको एक अच्छा, एक अलग अनुभव मिला कि समाज सेवा भी कोई एक चीज होती है। गुरु प्रसाद जी अभी तक वो भक्ति भाव में रहती थी, लेकिन सतपाल जी महाराज के साथ उन्होंने कई यात्राएं की। उनकी मम्मी होती थी सतपाल जी महाराज की राजेश्वरी,
माता राजेश्वरी, वो भी बहुत नेचुरल सी बात है, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो ये लोग समाज सेवा भी बहुत बड़ी करते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड में बहुत आपदाएं आती हैं, बहुत आपदाएं आती हैं। आपने अभी शायद मसूरी को बहुत संपन्न शहर के रूप में देखा है, ऐसी ऐसी जगह हैं वहां अभी भी हैं जहां पे सड़कें नहीं हैं, पानी भी शायद अभी नहीं पहुंचा है, कई कई किलोमीटर तक महिलाओं को पानी लेकर आना पड़ता है। तो सतपाल जी महाराज ने और माता राजेश्वरी जी देवी जी ने ऐसे बहुत सारे गांवों में सड़कें भी बनवाई, छोटी बनवाई, पगडंडी बनवाई, बहुत सारी जगह उन्होंने अपने पैसे से, अपना ही क्या था, चंदा का पैसा था, जनता उसको चढ़ावे में देती थी। तो इस तरह के काम जब मेरी माता जी ने देखे तो उनको भी ये जुनून हो गया कि समाज के काम करना चाहिए। और कहाँ से शुरुआत करी, एक बड़ी गजब की बात, उन्होंने शुरुआत करी अपने मोहल्ले में झाड़ू लगाने से। सुबह सुबह 4 बजे उठती थी, तो वाल्मीकि का जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उसका इंतजार नहीं करते थे, पूरे मोहल्ले में वो सफाई कर देती थी। उसके बाद एक सप्ताह में नाली की सफाई भी करती थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में हमारे समाज के लोग, कोई बकरी पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, तो वो जो गोबर था वो नालियों में ही कर देते थे, तो कहीं पानी रुक जाता था। बहुत सारे महिलाएं अपने बच्चे की लैट्रिन साफ करके उसमें कपड़ा भी बहा देती थी, तो वो पानी भी सड़क पर आता है। कई बार वो कहती भी थी भाई ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन नहीं मानते थे लोग, तो सप्ताह में एक बार वो नाली की साफ करते। इसके बाद और कई परिवर्तन उनके अंदर आए। उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया बिजनेस करने का। अब बेसिक महिला मेरी जो माता जी वो अंगूठा टेक, एक अक्षर कभी उन्होंने पढ़ा नहीं था, नाम जरूर अपना वो लिख लेती थी, चंदा, पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके अपना नाम जरूर लिखती। एक बिजनेस का कंसेप्ट उनका है, और वो कंसेप्ट इतना जबरदस्त था उनका, मैं समझता हूँ इंजीनियर फेल है, आज भी फेल है, क्या बिजनेस उन्होंने लिया। आप सब लोग गांव की पृष्ठभूमि से होंगे, मैं थोड़ी सी बात बता दूं, उसके बाद थोड़ी हम जाऊंगा सीधा। गांव में हम लोग उपले पालते हैं, उपला गोबर का, और जिन लोगों के पास ज्यादा पशु होते हैं तो वो गोबर जो उपला बनता है उसका फिर वो एक बिटोरा बना देते हैं, है ना, बिटोरा बना देते हैं। और जब बिटोरा 1 से 2 हो जाता है तो कुछ महिला ऐसी भी होती है गाँव में कि चलो ये फालतू है, इस बिटोरे के बेच देते हैं, कुछ पैसे 4 पैसे मिल जाए। तो मेरी मम्मी ने वही काम शुरू किया, वो गांव में जाती थी और बिटोरा खरीदती थी। तो उस समय 6 रुपए को मन, 7 रुपए 8 रुपए मन, इस तरह के 4 रुपए मन भी मैंने उनके साथ बेचा है। और देखिए आप, गोल भी बिटोरा होता था, 4 खुंटा भी झोंपड़ी नुमा होता था, बड़े भी होते छोटे भी होते थे, लेकिन उनकी जो पैमाइश था एक्यूरेट, मैं कह रहा हूं आज भी इंजीनियर फेल अनपढ़ एक्यूरेट, इस बिटोरे में कितने मन उपला दिखे, मुझे यहां से किस रेट में खरीदना है, और जब मैं वहां ले जाऊंगी गाँव में तो उससे मुझे कितने पैसे, ये बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन होता था, 2 4 10 5 रुपए का ही फर्क। और इस दौरान पढ़ते पढ़ते मेरी 8-9वीं क्लास में आ गया था। तो ये मैंने देखा है कि जब आदमी कोई चाहे तो कहीं से भी और साइलेंट कर दो, यदि वो चाहता है तो कुछ भी ले सकता है। इस तरीके से वो परिवर्तन के अंदर आए, और फिर वो सत्संग में जाती रही। और मुझे नहीं लगता कि शहर, भारत का कोई बड़ा शहर यानी मेरी मम्मी ने छोड़ा, अनपढ़, ट्रेन में जाना, पता लग जाएगा सतपाल जी महाराज का सत्संग उस शहर में हो रहा है, बंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता, जयपुर, कहीं भी। और फिर वो अकेली नहीं जाती थी,
वो फिर 10 के साथ, 5 के साथ, 20 के साथ जाएंगे। तो ये जो मैंने गैदरिंग सीखी है, ये जो मैंने इकट्ठा करना सीखा है, वो मैंने माता जी से सीखा। खुद भी सीखिएगा और दूसरों को भी मौका दीजिएगा। कोई सीख सकता है तो अच्छी बात है, नहीं सीख सकता है कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने सतपाल जी महाराज के जब प्रवचन सुने तो सतपाल जी महाराज की एक बड़ी खूबियां है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उनको सुना है, लेकिन आप सुनिएगा जरूर। किसी से भी हम एनर्जी और रेट शेयर आते, मैंने बताया अच्छी चीज कहीं से भी ले सकते, कहीं से भी ले सकते। हमको अपना दृष्टिकोण बदलना, हर जगह से आप अच्छी चीज। तो उन्होंने कबीर के दोहे वहां से सीखे, उन्होंने रविदास के दोहे वहां से सीखे और उनका कलेक्शन दिमाग में इकट्ठा किया, क्योंकि लिख नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती। और उन दोहों को फिर वो गांव में जाती थी, एक दो सहेली और जैसे हमारे सामने गुड्डी जी बैठी हैं उधर और भी महिलाएं हैं, ऐसे उन्होंने 4-5 लोगों की टोली बनाई, उनके साथियों की, महिलाओं की। गांव में जाकर के वो रविदास के और कबीर के, गुरु नानक के जो वाणी उनको सत्संग के माध्यम से बताती थी। और उससे जो पैसा आता था वो सारा का सारा पैसा जब भी कहीं महाराज जी का सत्संग हुआ उनके चरणों में दे देते। अपने लिए पैसा कभी सत्संग के पैसे कभी नहीं, और उन्होंने कभी गिना भी नहीं कि मेरे आज सत्संग में मुझे हमें बेटों ने कितने दिए हैं ये, और एक थैली में भर दिया। दूसरे गांव में गई तो 3-4 महीने जब ऐसा हो गया और फिर कहीं बड़ा सत्संग हुआ सतपाल जी महाराज का, तो वो भी नहीं गिना कि अब तक कितना हुआ है, लिया जाकर चरणों में नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि हम अच्छाई सब जगह से सीख सकते हैं, कोई भी चीज बुरी नहीं होती। तो इसी के बीच और सीखा कैसे जाता है, जब हम हमारा माइंड कंसंट्रेट वहीं पर होता है जहां हम बैठे हैं, जहां बैठे हों वहां हम मन से और तन से होंगे और उस माइंड से होंगे, तो आप वहां से सीख सकते हो, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख सकते। अभी भी मैं देख रहा हूं कई लोग मोबाइल देख रहे हैं, कितने लोग हो गए आपका मोबाइल? प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो उससे आप दूर रह जाए, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने पहले ही बताया, 100 फुट के मंच पर 10,000 की भीड़ में आपको चीजें कहीं ना दिखी भी नहीं आपको। तो जब आप यहाँ कंसंट्रेट करेंगे तो आपको अच्छाई ही दिखेगी, और अच्छाई में से आप उससे निकाल सकते हैं, बुराई को छोड़। कैसे छोड़ सकते हैं? एक छोटी सी कहानी फिर मैं समझाऊंगा। बहुत जबरदस्त कहानी है हमारे उन लोगों के लिए जो कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, है ना। और भी बहुत सारे नारे इस तरह के हैं, लेकिन आप देखेंगे तो वो मिशन आज कहाँ जा रहा है। ये मिशन आपको इस फोटो से नजर आएगा कि हमारा मिशन गया कहाँ। ये मैंने फोटो लगाया है यहाँ पर, ये पुराने नोट है 1993 के आसपास के नोट हैं। इन नोटों में जब आप देखेंगे यहाँ पर जी दिख रहा है ना ये नोट। इस नोट में एक चीज देखेंगे आप, कहीं भी आपको गांधी जी नजर नहीं आए। ये 92-94 तक नोट है, उसके बाद है ना गांधी जी आ गए। ये हमने है ना, अशोक स्तंभ को हमने गायब कर दिया, कहां से राष्ट्रीय मुद्रा। देख लो आप आपने नोट जरा सा ठीक से सीधा है जी। अशोक है लेकिन वो नजर नहीं आएगी, गांधी जी नजर आएगी। ये हमने मिशन कामयाब किया। तो क्या है कहानी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक राजा था, बहुत ही साहसी
निर्भीक, निडर। और राजाओं की एक खासियत होती है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपनी सीमाओं को बढ़ाना, और जब सीमा भी ना बढ़े तो शिकार करना। शिकार करके जो पशु उन्होंने मारे हैं, जिन प्राणियों की उन्होंने हत्या की है, उनका कलेक्शन, उनकी गर्दन काट करके एक म्यूजियम बना। तो उससे क्या दिखता है, अरे बड़े बहादुर हैं, इतने सारे शेर मारे हैं, इतने अच्छे तीरंदाज हैं, इन्होंने इतने सारे हिरण मारे। मतलब कहीं ना कहीं अपने उनको साहसिकता, अपना महानता दिखा रही। तो इसी तरह से एक राजकुमार था, राजा था, वो भी खानदान से, विरासत से ये चीजें मिलती हैं, तो उसने भी अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहा। तो बहुत सारे शेर मारे, उनकी गर्दन काटी, खाल उनकी निकाल के उसमें म्यूजियम में लगाई, बहुत सारे हिरन की खाल लगाई, है ना। और इसी तरह से चलता रहा। फिर लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई इसको बहुत महंगी पड़ी, विक्रम जी, एक लड़ाई बड़ी महंगी पड़ी। क्या महंगी पड़ी उसकी? उस लड़ाई में वो अपनी एक आंख खो गए और एक अपना लेकिन जीत गए, लेकिन जीत गया। दो चीजें उसके आने से चली गई। जीतने के बाद अब उसको लगा दे, अब तो मैं नेक्स्ट लड़ाई कैसे जीतूंगा। आज तक तो जीत गया क्योंकि दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, दोनों हाथ से तलवार चलाता था, हैं, और घोड़े पे बैठेगा तो भी दो पैर चाहिए, हाथी पे चलेगा तब भी दो पैर चाहिए, है ना। कोई भागेगा, दौड़ेगा तभी उसको दो पैर चाहिए, पैर तो एक। तो उसके मन में बड़ी निराशा, और निराशा के साथ साथ उसने सोचा कैसे मेरा साम्राज्य आगे बढ़ेगा, लोग तो मुझे कैसे याद करेंगे। तो ऐसी इसी सोच में वो उस संग्रहालय में घूम रहा था जो उसने भी बनाया था। उससे पहले उसके जो दादा बाबा थे, उसके पूर्वज थे, उन्होंने उसको बनाया। तो उस संग्रहालय में जब वो घूम रहा था, ये निराशा के भाव देख रहा था, तो मैं वही बता रहा था कि आप जहाँ जिस माइंड में रहेंगे, सेटअप कर लेंगे, वही चीजें आपके सामने आगे घटती चली जाएगी। तो उसने देखा उसके 5वीं पीढ़ी के पहले जो वंशज थे, एक हाथी पर बैठे हैं गजब तरीके से, मूंछें बड़ी बड़ी, है ना, और अपना मुकुट बहुत बढ़िया लगा हुआ, गजब तरीके से शान शौकत के साथ, एक हाथ में तलवार है, एक में भाला है। देख के बड़ा खुश हुआ, अच्छा मेरे दादा ऐसे थे। लेकिन जैसे ही नीचे पैर, अपनी गर्दन उसने नीचे झुकाई तो अपना क्या पैर उसने गायब। फिर निराशा आ गई, यार इनकी तो दोनों चीजें ठीक है, मेरी तो दोनों चीज चली गई, मेरी तो आंख भी चली। ऐसे ही फिर उसकी और नजर गई, तो उसके बाद उनके बाद और थे 4थी पीढ़ी के, उसने देखा वो उससे भी खूबसूरत उसका पूर्वज थे। वो एक बहुत बढ़िया घोड़े पर, बहुत सुंदर घोड़े पर सवार थे, है ना, और उसी लड़ाई की मुद्रा में जैसे युद्ध जीता जाता है, वो एक फोटो, उनका शानदार फोटो लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ा, उससे जो 3री पीढ़ी के थे वंशज, वो भी एक शानदार सिंहासन पर बैठे हुए, ऐसे बैठे, कैसे बैठे, कानों पर लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे बैठ, गजब। मुझे तो होती है बहुत बढ़िया था, बड़ा खुश हुआ। अच्छा फिर हमने पिताजी को देखा, तो वो भी एक बेहतरीन सफेद घोड़े पर वो भी सवार है, और एक शिकार कर रहे हैं उसके पिताजी। ये सीन देखा उसने। जब ये सारे सीन देखिए और फिर अपनी तरफ आ गया, मेरा फोटो कहां फिट हुआ। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाइए फोटो उसका फिट होगा नहीं, वहां फिट होगा उनके साथ कहीं फोटो उसका नहीं होगा। उसकी एक पैर नहीं है और उसकी एक
और वहां तो सबके पता नहीं क्या क्या, बहुत ज्यादा निराश है। कैसे लगाए हैं, कैसे फिट हो इनके बीच में, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो लोग हैं वो मुझे भी याद रखें। लेकिन राजा था रहमान सिंह थाई, उसने अपने मंत्री से मंत्रणा की कि मैं अपना यहाँ फोटो लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फोटो यदि मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं उसको सजा भी दे सकता हूँ। महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके आपकी भी कमी है, तो फोटो में तो कमी होगी, आपको पसंद ना आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कौन बनाएगा ऐसे फोटो? कोई नहीं बनाएगा। तो नहीं, मैं यही तो देखना चाहता हूँ तो मुझे अपने पूर्वजों के साथ अपना फोटो लगाना है, और मेरे शासन में, मेरे राज्य में, भाई मेरे पूरे इलाके में यदि कोई ऐसा मेरा फोटो नहीं बना सकता तो मैं समझता हूँ फिर मैं भी किसी लायक हूं ही नहीं। कोई ना कोई तो कलाकार हो, ऐसा जरूर होगा कि मेरा ऐसा फोटो बना सके। महाराज कोशिश कर रहे हैं, वैसी बात है, बाकी मुझे तो लगता नहीं कि आपका इन पूर्वजों के साथ आपका फोटो शोभा देगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिएगा। तो उधर पूरे राज्य में सूचना दे दी गई कि महाराज का जो भी फोटो बनाएगा उनके पूर्वजों की उसमें लगाना है, उनके साथ वो फोटो लगना है। जो भी फोटो उसको बनाएगा और महाराज को फोटो पसंद आ जाता है तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यदि महाराज को पसंद नहीं आया तो सजा की भी संभावना है। जब ये घोषणा कर दी गई तो जो वहां के चित्रकार थे, कलाकार थे, वो सब उस गैलरी को देखने के लिए आए, म्यूजियम को देखने का लिए आए, क्योंकि पता तो लगे कैसी गैलरी है, कैसा फोटो बनाना है, कहाँ से फिट करना है। अब बहुत सारे आए, जो भी देखे तो वहां तो सारी चीजें, और फिर महाराज के तरफ ध्यान जाए तो एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है। तो सारे जितने भी चित्रकार थे सब, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको ये भी पता था कि ऐसा जाना, लेकिन एक चित्रकार ऐसा भी था उस देश में, वो ना गैलरी को देखना आया और ना उसने उसमें कोई कौन सी योजना आई है ना, कौन सी घोषणा करी है, कैसा रहता है, वो नहीं है। तो कुछ लोगों ने महामंत्री से कहा कि देखो भी जितने हमारे यहाँ चित्रकार थे, कलाकार थे, लगभग सब आ गए, एक शख्स ऐसा है वो नहीं आया है, अभी कोई ऐसा है, हाँ एक तो है, हम ये नहीं कह सकते वो कैसा कलाकार है, कैसा, लेकिन चित्रकार भी है, अच्छा कलाकार भी है, वो आया नहीं। अच्छा चलो मैं जाता हूँ, कोई भी तो तैयार नहीं हुआ। एक वही उम्मीद महामंत्री को बनी। महामंत्री ने राजा से पूछा, महाराज ऐसा सुनने में मुझे आता है एक कलाकार अभी भी हमारा रहेगा जो बाहर, आप कहें तो मैं उसको बुला लेता हूँ। ठीक है, बुलाओ कोई बुलाओ, नहीं तो ये मेरी इच्छा तो अधूरी रह जाएगी, हो सकता है वही उसको बुलाया गया। उसने उस गैलरी को देखा और गैलरी को देख के हंसने लगा। उस समय राजा तो था नहीं, वहां महामंत्री था। महामंत्री बोला नहीं, तो बड़े खुश हो रहे हो, निराश वाली बात नहीं है, इनके पूर्वजों को देखा ऐसे धुरंधर, तीरंदाज, सिपाही, महाराजा, रौबदार आ रहे हैं, अभी फोटो तो लगेगा ही, लगना ही चाहिए, आप बना दो, बना दूंगा, कितना समय चाहिए, 1 महीना चाहिए, तो आपको पक्का पता बना दोगे, विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है, देख लो, यदि फोटो पसंद नहीं आया और आप आखिरी
और अकेली हुई तो राजा को गुस्सा आ गया तो आपको फांसी की सजा दी। गुस्सा आ गया, आखिरी उम्मीद भी टूट गई उसकी। तो उन्होंने कहा मुझे वो आगे स्वीकार है। ये बड़ा समय है यार, ये तो आदमी का व्यवस्था इस बात का कॉन्फिडेंस की बात। उसने कहा ठीक है, आपके महीना देते हैं और मैं राजा से पूछ रहा हूँ 1 महीने का समय आपको देते हैं या नहीं देते? वो राजा के पास गया, उसने कहा महाराज वो बंदा तैयार हो गया, उन्होंने दिया आपको 1 महीने का वो टाइम मांग रहा है। अच्छा कह रहा बनाने के लिए आपने उसको मेरी सारी शर्तें बता दी। महाराज शर्तें नहीं, शर्तों से ऊपर भी उसको मौत का फरमान भी उसको मैंने बता दिया। अच्छा उससे भी डर रहा होगा नहीं तो उसको एक चीज और बोलो फिर, तो वो जो फोटो लाएगा वो फोटो पूरे भरे दरबार में दिखाएगा, तब वो कहेगा वो और जनता दरबार में। और ये लोग यदि मुझे पसंद दिया ये और से तो उसने ये बोला, उसने कहा मुझे कोई नहीं है, आप मुझे वो वार्ता करके चला गया। 1 महीना बहुत ही हो गया, वो अपना मोड़ के अपना फोटो ले आया। पहले बता दिया था 8 महीना पूरा होने वाला है, इस तरीके से मोड़ कर किसी को दिख नहीं रहा है, ऐसे काफी बड़ा था और ऐसे पीछे कर दिया है ना। तो जो कलाकार बहुत अपने आप को ज्ञानी ध्यानी बड़ा ऊंचा मानते थे, कहते गया आज तो मैं आराम से बड़ा सुनने का फोटो लूंगा, देखो छुपा नहीं रहा है, ऐसे था डर बैठा हुआ है ना। तो बड़ा तो तरह तरह की उसके बारे में लोगों की धारणाएं थी, विचार थे। कोई कह रहा है मर जाएगा, कोई कह रहा है इसको फांसी दे दी जाएगी, कोई कह रहा है इसके बाद बच्चों को राजा मार देगा क्योंकि राजा तो मूडी होती है ना, जब बच्चा को लोगों में मिलवा दो, ऐसा कुछ चर्चा है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही उसमें भी थे, है ना। लेकिन जब वो दरबार लगा पूरा, उसको बुलाया गया और राजा ने कहा भैया मैंने फोटो लिया है कि आपको विश्वास में मुझे अच्छा लगेगा था, ये तो अब आप देख के ही पता चलेगा आपको तो मैंने कैसा बताया है। तो अभी भी मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको विड्रॉ कर लो, मत दिखाओ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। एक मौका और दे रहा हूँ अभी आपको, आप इस फोटो प्रतियोगिता को विड्रॉ कर लो, मैं आपको माफ कर दूं, मैं कुछ भी सजा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप तो कुछ भी हो, अब तो मैं इसको बना कर लाया हूं, तो ये मैं दिखाऊंगा। उसने कहा मंत्री से, मंत्री जी जोर से घोषणा कर दो कि यदि मुझे इसका फोटो पसंद नहीं आया तो इसको ही नहीं, इसके पूरे परिवार को, खानदान को फांसी की सजा दी जाएगी। राजा सोच रहा था शायद कभी भी डर जाए। अरे हाँ, उसने ये घोषणा कर दी कि देखो आज जो हमारे बीच में चित्रकार हैं ये फोटो लाएंगे राजा और ये फोटो दिखाया जाएगा अभी, और महाराज को ये पसंद नहीं आया तो ये इनको सजा दी जाएगी। तो अब तो लोगों के और चेहरे छिले, है ना, तो लेकिन साथी लेकिन मानिएगा, जब वो फोटो खोला तो राजा उछल गया और सारा जो पंडाल था सब ने और आधा घंटे तक वो आगे बस क्या था फोटो, कैसे फोटो उसने बनाया होगा, यू कैन इमेजिन। कोई सोच सकता है कैसे फोटो बनाया होगा उन्होंने? आधा घंटे तक तालियां बजते रही, उस चित्रकार की जय जयकार हो, पूर्ण जयकार करो, उसकी जय जयकार कैसा फोटो बनाया होगा जो ऐसा हुआ।
जी फोटो उसने कैसा बनाया देखिए, एक्शन देखिएगा, मेरा एक्शन कहाँ है, मेरा एक्शन देखिएगा कहाँ है। देखिए मेरे आप देखिए क्या थी, ऐसे तीर लगाया मेरे साथ, ये क्या दिखा है पूरा, ये नहीं दिख हो गया, घोड़े का बनाया उसने चित्र, तो दूसरी तरफ तो दिखेगा नहीं, जो काम करने की रीत टूटी गई थी वो नहीं, घोड़ा ऐसे घोड़ा, ऐसा घोड़ा तो स्वप्न में भी देखा होगा, जो से कल्पना से बना है, और बढ़िया हो गया फोटो, और एक हिरन पर वो निशान लगा रहा है ऐसे, एक आदमी तो गई और फोटो उसी गैलरी में लगा, जिस गैलरी में उसने फोटो के, तो क्या सीख देती है ये कहानी, वो सीख देती है अच्छाइयों को देखो, नेगेटिव चीजों को, तो यदि हम नेगेटिविटी को दूर कर देंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। कह सकते हैं आपने अपनी पढ़ाई नहीं, मेरे अंदर बुराई है, ये आपको ही पता लगे, मुझे तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन आप मेरी बुराइयों को ही गाते रहेंगे, उसको याद पहुंचाते रहेंगे, उससे आपको लाभ नहीं होगा, आपको लाभ नहीं। तो ये कहानी सीख देती है कि हमको सकारात्मक चीजों के साथ चलना है, सकारात्मक चीजों के साथ चलेंगे तो आपके साथ भी तालियां बजेंगी, आपकी भी जय जयकार होगी। उस आप कोई राजा ने कह दिया जो तुझे मानना है, अब महाराज मुझे क्या चाहिए, मैं तो एक झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे कुछ मानना ही होता तो मैं तो सबसे पहले आता हूँ फूल बनाने के लिए, मुझे कुछ नहीं किया और वो फोटो गैलरी में लगा दिए। तो साथियों को ये कहानी बड़ी सीख दी आपको, लेकिन हमारे साथ दिक्कत हुई है, ये प्रश्न होने लगा तो शायद पता नहीं कितने लोगों ने इसको देखा है, ये संविधान में हमारा कुछ ऐसा है, सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। जब इस पर बहस चल रही थी, किस पर, संविधान बनने पर, तो कितने लोग थे पहले शुरू में 300 लोग, ठीक है। जब उसके 2 पार्ट हो गए भारत के, तो पाकिस्तान में कितने चले गए, 99 लोग, बाकी लोग इधर ही रहे, तो कितने रह गए फिर, 99 उधर चले गए, 289 में से 389 में से उधर चले गए, बाकी इधर रह गए। चलिए काउंटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है, इतने सारे लोग थे वहां पर भारत के संविधान को बनाने वाले। और एक छोटी सी चीज और मैं कहूंगा संविधान के विषय में, बुरा न माने साथी हमारे, संविधान यदि आपके पास है तभी आपकी नेगेटिविटी दूर हो सकती है, संविधान आपके पास नहीं है तो आप सुनी सुनाई बातें, रटी रटाई बातें करते रहेंगे और उससे नेगेटिविटी और ज्यादा। ये संविधान के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, यहाँ के मीडिया ने, यहाँ के नेताओं ने संविधान पर कभी गौर नहीं किया। जब मीडिया ने कोई काम नहीं किया, सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो भारत के लोगों के बीच भी नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो वो आधी अधूरी जानकारियों के साथ। आज भी बहुत सारे लोग भारत को हिंदुस्तान, यदि हम संविधान पढ़ेंगे तो वह हिंदुस्तान वर्ड, हिंदुस्तान नाम का कोई भी एक शब्द भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है। और क्या गलतफहमी है भारत के संविधान में, कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में नहीं। कोई भी सवाल आता है इसी तरह का आता है, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो सबका आंसर यही होता है, कितना, 2 साल
आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कोई इससे आगे जाने को तैयार है नहीं, सारे से सारे। अब बोल देखिए, संविधान सभा बनती है 9 दिसंबर 1946 को। कोई शक लिख लीजिएगा जिसके पास पेपर है। ये गलत फहमी आज ही दूर हो जाएगी। मैंने हालांकि बहुत मीटिंग में बनती, लेकिन लोग नोट नहीं करते हैं, तो याद नहीं। 9 दिसंबर 1946। चाहे तो इसको हटा दो, हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं। यहां पे मैं लिख दूंगा, हटा दो इसको। संविधान सभा का दिन पहला जब उसकी मीटिंग हुई तो वो था 9/12/1946, यानी कि भारत के आजाद होने से पहले भारत का संविधान लिखने के लिए एक सभा बनाई गई, जिस सभा का नाम था संविधान सभा, है ना। इससे पहले बन गई थी वैसे, लेकिन जब 2 पार्ट हो गए तो भारत के संविधान की बात आई, तो भारत के संविधान की संविधान सभा का जो पहला मीटिंग होती है वो इस तारीख को होती है, 9/12/1946। फिर एक डेट और आती है महत्वपूर्ण। इस जब ये 46 गुजर जाता है 47, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, कोई शक यहां तक ठीक है। चलिए, अब एक डेट इसके जस्ट 14 दिन बाद, मोनू सर, हेलो, खाली ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी को नोट कीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, सबको पता है ना। स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त 1947 है। उसके जस्ट 14 दिन बाद, 14 का कौन सा हुआ? 29 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त के बाद 14 दिन और जोड़िएगा, 29 अगस्त 1900 ये डेट आती है। और इस डेट को एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है। क्या घोषणा होती है? संविधान प्रारूप समिति का गठन इस दिन होता है और उसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए जाते हैं। 7 लोग उनके साथ और होते हैं, 8वें बाबा साहब होते हैं। कोई शक किसी को यहां तक? ठीक है, यहां तक बात सारी। 29 अगस्त 1947 इस दिन क्या बनती है? प्रारूप समिति बनती है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्यों जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बाबा साहब को यहां अध्यक्ष बनाया गया? बाबा साहब यहां भी थे, संविधान सभा के वो मेंबर थे जी, इस डेट में भी वो उसके सदस्य थे। इस डेट को उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। दोनों डेट लिखे याद रहेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं कि बाबा साहब को 29 अगस्त को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो जी, कारण क्यों, कैसे और कहां है? तो इसका कारण आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग खुद ही कहते हो कि बाबा साहब ने ही संविधान बनाया है, बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है। आप सब ही कहते हो, उसको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
तो जब बाबा साहब ने बनाया है तो उन्होंने तो इस दिन से ही बनाया होगा। कौन सी डेट से? हाँ, इस डेट से शुरू कर दिया होगा ना फिर उन्होंने, जब यहां भी सदस्य थे वो, और अध्यक्ष बनाया जा रहा है उनको यहां। क्या महसूस हो रहा है फिर यहां से मुझे लग रहा है कि यहां से यहां तक कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल संविधान सभा रही, काम कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके भी एविडेंस है। हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, आधुनिक इतिहास जब पढ़ोगे, उसमें एक एक घटना का जिक्र है, क्योंकि वो समय जो चल रहा है ना, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है भारत के लिए, और भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, एक एक दिन की हिस्ट्री, एक एक मिनट की हिस्ट्री लिखी जा रही थी। भारत में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो हिस्ट्री तमाम लिखी हुई है। जब यह संविधान सभा बनी तो मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहला अपना ड्राफ्ट बनाया। कब? 46 से पहले, जब 389 लोग थे, और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये संविधान में लाया, उसको लिखो। देखो, सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इंडिया के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्या है मोतीलाल नेहरू क्या लिख के आए लाए। और जो मुस्लिम लीग थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा कौन सी उनकी सभा थी, वो तो छोड़कर ही चली गई कि हमें ये तुम्हारा एक शब्द भी इसमें पसंद नहीं है। ठीक, यानी वो संविधान नेग्लेक्ट, जीरो हो गया। उसके बाद एक संविधान और आया, उसके साथ भी यही घटना हुई। सारी चीजें एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, ये शाम तक भी पूरा नहीं होने का, ये छोटा सा टॉपिक, इसलिए मैं जल्दी खींचूंगा इसको। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इस यानी ये भारत का स्वतंत्रता दिवस भी आ गया, और जो अंग्रेजों की कंडीशन थी कि हम आपको जब आजाद करेंगे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, हमें कैसे, आप अपने देश को कैसे चलाओगे वो विश्वास दिलाइएगा, नहीं तो आप तो रोज मरते रहते हो, रोज करते रहते हो, रोज मरते रहते हो। कितने सारे लोग अभी भी, हमें आजादी दिलाने का आपको फायदा क्या होगा? 15 अगस्त भी आ गई और संविधान का कोई नाम ही नहीं में पता। तो उस समय के जो लीडरान थे, संविधान सभा के मेंबरान थे, उनको अब चिंता सनाने लगी कि यार आजादी में मिल गई, ये आजादी फिर वापस ना लेने, डर तो होता ही ना, कंडीशनल था ये। वो भाई जल्दी करो, इसके लिए जल्दी करो, कैसे करें? तो बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह, बहुत ज्यादा रोष, बहुत ज्यादा गुस्सा, कुछ निराशा। सब लोगों को फिर ये लगा कि डॉक्टर अंबेडकर से बढ़िया संविधान लिखने वाला, संविधान का समझदार शायद हमको नहीं मिल सकता। और नेहरू जी ने फिर जाकर के, सरदार पटेल जी ने जाकर के, और भी कई सारे लोग थे, बाबा साहब के सामने अपना ये प्रस्ताव रखा। बाबा साहब, आप हमारी, अब हमारी आप इज्जत आप ही बचा सकते हो, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। एक आप ही उम्मीद है हमारी इस समय, जो भारत के संविधान को लिख सकते हो। तो बाबा साहब तो इस मौके के लिए तलाश में थे कि कब ये आए और कब मैं इनको दिन में तारे दिखाऊं। उन्होंने कहा ठीक, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो साथियों, 29 अगस्त 1947 को उनको अध्यक्ष बना दिया गया, और पहली मीटिंग हुई। यहीं से बाबा साहब ने कहा, अब से मैं सारा काम, आज से मैं सारा काम संविधान का इन 7 लोगों के साथ मिलकर करूंगा। तो शुरुआत कहां से हुई? 29 अगस्त 1947 से संविधान लिखने का काम शुरू होता है, और पूरा कब हो गया? 26 नवंबर 1949। अब आप इसमें से घटा लीजिएगा कितने दिन बचते हैं। संविधान को बनने में इतना टाइम लगा, और इससे बढ़कर
घटाते रहना बाद में। जो डिबेट लिखी गई है, आप लोग कोई भी आज भी पार्लियामेंट में जाओ, 7 वॉल्यूम रखे हुए हैं उस समय के, ठीक है। जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय है, उसमें जो बहस हुई है, एक एक दिन की बात उसमें लिखी हुई है कि 9/12 को क्या हुआ, 9/12/1946 को क्या हुआ था। सच्चिदानंद नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया टेम्परेरी, केवल उसी दिन का, केवल उसी दिन का। क्यों है जी, आप कोई बोला? 9 दिसंबर 1946 को एक दिन के लिए सच्चिदानंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। सुबह को बनाया, शाम को उतार के कि बस। और फिर क्या हुआ शाम को? कौन अध्यक्ष बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। वो कब से बने? इसके एक दिन बाद। 9 तक तो हो रहे ना, 10 को हुआ। ठीक है, कोई शक यहां तक? कोई शक नहीं है। तो एक दिन तो ऐसे ही चला गया दूसरे दिन वो आए, उसमें भी वो कह रहे हैं अब क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं, कुछ मतलब नहीं। और जब 29 लगाने की जरूरत है इसको क्या? अरे रहने दो, क्या करोगे? हाँ ना ठीक चलिए, ठीक है। तो बाबा साहब को लगा 29 को, जब उनको अध्यक्ष बना दिया कि हाँ अब मेरी बात है, अब मैं इसको देश को अपने हिसाब से, अपने तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा। और मेरे जो लोग हैं, मेरे समाज के लोग, और जो इस वंचित समाज है, उसको कुछ देने का काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था उसी दिन कि आज से और अब से इस संविधान मैं बनाऊंगा और बना के दूंगा। अभी आऊंगा उसकी शब्द कहां पूरा होता है, उस शब्द में भी आऊंगा। तो साथियों, यहां से संविधान की शुरुआत होती है और बाबा साहब मात्र 140 दिन में, क्यों 140 दिन में बोल रहा हूं, इसके जस्ट 140 दिन बाद संविधान सभा की बैठक होती है। डेट मुझे याद नहीं आ रही, 1-2 दिन पीछे आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। सभा होती है किसकी? संविधान सभा की, प्रारूप समिति की नहीं। प्रारूप समिति तो चल रही काम। 140 दिन बाद संविधान सभा की मीटिंग होती है और बाबा साहब कहते हैं ये लो आपका संविधान मैंने लिख दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे इसमें से निकाल दीजिए। तो वहां के, क्योंकि कई सारी कॉपी थी तो बाबा साहब ने लिखी थी और उसकी प्रिंट हो गई थी, तो बहुत सारे लोगों को तो उसमें पढ़ना पलटते पलटते बहुत 3-3 घंटे हो गए, पूरा दिन निकल गया, समझ नहीं आया लिखा क्या है, क्योंकि बाबा साहब तो अंग्रेजी पढ़े हुए और वहां तो लंगोटीधारी थे, चुटियाधारी थे, तिलकधारी थे, संस्कृत के विद्वान प्रधान पंडित भी थे। शाम तक किसी की समझ में नहीं आया क्या लिखा था। उन्होंने कहा महाराज आप क्या लिख कर आए हो, आप ही बताओ, हमारी समझ तो कुछ आया नहीं। बाबा साहब यही चाहते कि इनकी तरफ से यही जवाब आए, यही जवाब चाहते, वो जवाब उनका ठीक है, हम फिर आपको 19 दिन बाद फिर मिलते हैं। बाबा साहब ने फिर 19 दिन बना दिया और इसको इतनी सिंपल भाषा में लिखा तो अंग्रेजी में ही, लेकिन जो 14 उनके साथ जो 60 आदमी थे उसमें 5 सक्रिय थे, 2 बिल्कुल निष्क्रिय थे और एक और बीएन राव थे। बीएन राव साहब को थोड़ी सी अकल थी उसको भी, उनको उन्होंने बुला लिया था जब वो ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उनको उन्होंने विश्वास में लिया था कि मैं, और जब उसको दोबारा उन्होंने ड्राफ्टिंग की तो बीएन राव को पूरा उनको सामने बैठा, वो सभा होती है किसकी? संविधान सभा की। 19 दिन बाद तो बीएन राव ने वो
उसको अपनी भाषा में जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था अब तक का, उसको शॉर्ट रूप में बताएं कि बाबा साहब ने इसमें ये चीजें दी है, ये वहां से ये है, ये है, ये ऐसा। तो अब लोगों की बात को समझ में आई। अब लोगों ने कहा नहीं, अब इसमें सब कुछ ये हटाओ, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं। तो फिर वहां पर एक डिसाइड फिर किया गया। फिर अगली मीटिंग आप अपने 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 तरीके से जो सुझाव है वो लिखित में लाइए, जो हटाना है उसको हटा, उसको क्यों हटाना ये बताइए, आप जो लिखकर लाए हो वो क्यों लिखना है उसको भी लिखकर लाइए। तो इस तरीके से ये सभाएं लगातार चलती रही, डिबेट होती रही, बहुत बड़ी डिबेट है साहब। मैंने बोला 7 वॉल्यूम है, मुझे तो देख के डर लग जाता। इतने मोटे मोटे हैं, मैंने नहीं पढ़ी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जिन्होंने उसको पढ़ा, एक बार नहीं 3 बार पढ़ा है, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनके साथ बहुत दिन, बहुत समय तक उनके साथ में बैठा हूँ। तो उन्हीं से मैंने सीखा है, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है इसमें, एक शब्द भी मेरा नहीं है इसमें, इसलिए मैं अपने आप को कोई ज्ञान नहीं करता। उनका नाम क्या है? RL कैन, लाल कैन। अभी स्वास्थ्य उनका बहुत बढ़िया है। हम इस प्रकृति से, नेचर से ये आशा और उम्मीद करते हैं कि वो भी और लंबा जीवन जीवें। बहुत लड़ाई, बहुत संघर्ष, बहुत सारी चीजें अभी जो संविधान RTI पे काम करते रहते हैं वो, ढूंढ ढूंढ के सरकार को, राज्य सरकार को, और जो पूरा लोग बैठे को झंझोड़ते रहते हैं। खैर, उनकी भी तारीफ करना जरूरी था। तो साथियों, ये फिर इस तरीके से बहुत सारे अमेंडमेंट गुजरे। 7,000 के आसपास इसमें अमेंडमेंट आए, है ना। 4,000 के आसपास माने गए, 3,000 के आसपास इधर उधर कर दिए गए। कुल मिलाकर ये हुआ, ये जो डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को, इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। वो दिन आया जिसको भारत को और भारत के नागरिकों को बेसब्री से इंतजार था। असली आजादी आपको ये, ठीक है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने वो डिक्लेयर की है तो हम उसको बनाते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो संविधान की बातें हैं वो हम बताना चाहते हैं। तो साथियों, कितने दिन लगे अब आपस में आप गुणा जोड़ घटा कर सकते हैं, ये चीजें हैं। आप इसको 2 साल 11 महीने माने, कितना माने ये आपको, मैं इसमें कोई बहस नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम आज का संविधान पढ़ें, सॉरी देखें, देखो ये संविधान अभी 15 दिन पहले हम पार्लियामेंट से लाए इसको। आप भी चाहो तो इसको ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। और ये अभी जल्दी ही मोदी सरकार ने ही इसको बनवाया है, प्रिंट मतलब लेटेस्ट किया है। शायद चुनाव जो हुआ ना 2024, उसके बाद बनवाया है कि वो अपने सारे सांसदों को इसको दे सकें। और उन्होंने बड़ी चालाकी इसमें की है। चालाकी के हैं या उनकी समझदारी के हैं, क्या कहें, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसमें। उन्होंने क्या किया, इसको ओरिजिनल जो 1947 का है, 1949 का है, यानी 26 नवंबर का जो संविधान है एज इट इज, उसमें इसको छापा है। समझ रहे मेरी बात क्या? यानी इसमें अमेंडमेंट नहीं है, इसमें जो संशोधन है वो नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं संशोधन वाला कौन सा है? जी, संशोधन वाला भी हमारे पास, ये संशोधन वाला भी हमारे पास है, और ये भी पार्लियामेंट का ही है। लिखा हुआ इसमें भारत का संविधान, लॉ मंत्रालय इसको छापा है। ये थोड़ा पुराना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, 2011 बाद का, हिंदी इंग्लिश दोनों है। लेटेस्ट भी हम लाए नहीं है, अभी भी रखा है। अब मैं लेटेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं? आज भी भारत के संविधान में आर्टिकल की संख्या, अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। 396 नंबर आपको
देखने को नहीं मिलेगा। मेरा पॉइंट समझिए डॉक्टर साहब जी। चाहे अमेंडमेंट हुआ है, चाहे वो पुराना है, उसमें भी जो भी नंबर पड़े हुए हैं, अनुच्छेदों के नंबर पड़े हुए हैं, वो 1 से लेकर 395 तक ही है। 396 दिखाई नहीं देगा। यदि कोई हमें दिखाएगा तो अच्छी बात है, हम भी देख लेंगे वो संविधान किसका है, किस राइटर ने वो लिखा है और वो कब छपा है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप गुमराह मत होइए किसी से। आर्टिकल्स की संख्या आज भी 395 ही है। किसमें? कहां गया? इसमें बात कर रहा हूं, इसमें भारत का संविधान। अब आप ये कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक शब्द है भारतीय संविधान और एक है भारत का संविधान। अब आप फिर कहोगे इसमें क्या फर्क है? भारतीय संविधान और भारत का संविधान, जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? ये जो संविधान है हमारा, कौन सा आर्टिकल कौन सा आर्टिकल 393 जिसमें कह रहा है भारत का संविधान। हाँ 393 नहीं नाम तुम बता। हाँ 393 आर्टिकल 393 393 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस किताब का नाम या इस संविधान का नाम भारत का संविधान हुआ है। इसका जो टाइटल है क्या है? भारत का संविधान है। टाइटल है, टाइटल मतलब उसका नाम है। जो राइटर्स की संविधान है ना, जो पब्लिशर्स के संविधान है, उनकी बात नहीं कर रहे। वो भारतीय जो संविधान, प्राइवेट छप रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। जो भारत जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 393 में कि इस संविधान का शॉर्ट दिखाया है कि शॉर्ट बताया इसको, वहां भी संक्षिप्त भारत का संविधान है ना। तो भारतीय संविधान नहीं होगा किसी का, किसी ने बंगाली में लिखा होगा भारतीय संविधान, हो सकता है सम्यक वालों ने लिखा हो भारतीय संविधान, लेकिन जो संविधान भारत का है वो तो भारत का संविधान ही है। तो मेरा जो रिक्वेस्ट ये है आप सब लोगों से, जब भी आप संविधान पे बात कर रहे हो, संविधान पे चर्चा कर रहे हो, तो संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग करने का, ध्यान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारी एक हैबिट बन जाती है। जैसे अभी भी हम जब कार्यक्रम में जाते हैं तो कितने भी बढ़िया से बढ़िया, कितना इसे पढ़ा से पढ़ा लिखा और कितना भी विद्वान माउंटेन हो जाए, वो हिंदुस्तान ही बोलेगा। वो हिंदुस्तान बोलेगा और हिंदुस्तान बोलने में उसकी पिटाई हो रही है ना, उसको भगाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान नेचुरल हिंदुओं का हो गया, फिर मुसलमानों कैसे हो जाएगा? तो फिर तो मुसलमानों तुम्हें छोड़ के चला जाना चाहिए, अपना आप छोड़ जाता है। यदि आप आज भी इसको हिंदुस्तान कह रहे हो, हिंदुओं का ये हो गया, तुम तो खुद ही कह रहे हो। तो जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मैं उस विद्वान से पूछता हूँ नीचे आकर के, उसको उतार करके, मैंने कहा मालिक साहब एक बात बताओ, ये हिंदुस्तान क्यों बोला? क्या भारत के संविधान में कोई हिंदुस्तान शब्द है आज के डेट में? किस देश में है? क्या साहब बुरा ना माने, ये हमारे जुबान से निकलता है, हमारे जुबान से हिंदुस्तान ही निकलता है। हम बहुत प्रयास करते हैं कुछ को बात करने का, लेकिन लिखा नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि कोशिश कीजिएगा कि हम शब्दावली पर ध्यान रखें जब हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान की बात कर रहे हैं और संवैधानिक शब्दों पर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा डिरेल हो जाएगा। वो हमारी बात यही हो जाएगी, यार ये खुद ही नहीं उनको पता कि भारत के संविधान का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, तो ये हमें क्या सिखाएंगे?
तो ये कंट्रावर्सी बनती है। तो जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो हमको संवैधानिक शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। तो दो चीजें मैंने बताई आपको, भारत का संविधान बोलना है, ठीक है, हिंदुस्तान नहीं बोलना है, भारत बोलना है, क्योंकि वो आर्टिकल नंबर 1 में ही लिख दिया है। एक और भयंकर चीज हमने कल देखी, वैसे तो लगा हुआ है अभी दलित सब का और बताइए ना दलित को बात नहीं, जैसे लोग कहते हैं चलो चलो देख। अच्छा ये देखिए, आप मैं देख रहा हूँ पूरा ना, यहाँ भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है, पीछे भी लगाए थे, और फिर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, अपने हाथ से भी दिखा रहा हूँ। नंदू, नाम क्या तुम्हारा? सॉरी, तनुज। तनुज, इसमें कलर बताइए कितने, कलर की बात कर रहा हूँ मैं अभी बस। कितने कलर है? इसमें कलर कितने मुझे बताइए। मैंने क्या पूछा आपसे कि आपको इसमें कितने कलर दिखाई दे रहे हैं? 4 ही है ना? अभी भी देख लो, क्योंकि हम आंखों को सही सलामत रखते हुए भी नहीं देख पाते। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहानी बताई वो कि जहां आपकी प्रेजेंस है वहां पूरे रहेगा, इधर उधर मत भटकेगा। फिर भी आपने इसको 4 कहने में कितना टाइम लगा दिया, इसका मतलब आप यहां नहीं हो। 4 कहने में आपने बहुत टाइम लगा। और मैंने क्या पूछा था शुरू में, बोला मैं कलर मुझे इसमें कितने नंबर तो पता भी आ जाता है, ऐसे तुम भी इसमें ऐसी लोग क्या बोलते हैं ये सुनते लोग। जब ये इसमें 4 कलर हैं तो ये तिरंगा क्यों? कलर 4 है या नहीं? 4 है। और यदि ये कलर नहीं है तो ये झंडा बेकार है। फिर तो कांग्रेस का झंडा और देश का झंडा पता ही लगेगा किसका है, क्योंकि कल इसी का। तो ये जो चौथा कलर है यही इसको राष्ट्र ध्वज बनाता है। और ये चौथा कलर क्या है? यही धम्म चक्र है, यही अशोक चक्र है, यही राष्ट्र चक्र है। यदि हमारे इस राष्ट्रीय झंडे में हमें अशोक चक्र धम्म चक्र नहीं नजर आ रहा तो फिर तो यही हाल रहेगा, नोटों से अशोक गायब हो ही जाएगा। हो गया। तो साथियों, कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग खोल करके आप उस महापुरुष के वंशज हैं, और आपके जो वंशज हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी, उनका थोड़ा बहुत सम्मान करिए। यदि हम उनको अपना वंशज मानते हैं या हम उनको अपनी औलाद कहते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं और उन्होंने अपने स्तर पर, अपने समय में जितनी उनकी ताकत थी उस ताकत से ज्यादा बढ़कर बात। कबीरदास जी को देख लीजिएगा, राजाओं से टकरा गए, मुगलों से टकरा गए, नवाबों से टकरा गए, ऐसे ऐसे राजाओं से टकराए हैं तो फूंक मार दे तो कबीरदास जी शायद दुबले पतले फक्कड़ लेकिन लक्कड़, जो कह दिया हटूंगा नहीं। क्यों नहीं हटूंगा? क्योंकि सत्यता पूर्ण बातें करता हूं, प्रैक्टिकली बातें करता हूं, जो नेचर कह रही है वो बातें करता हूं, बनी बनाई बातें, लिखी लिखाई बातें मैं नहीं करता। कौन नहीं करता? कबीरदास जी नहीं। और आज कबीरदास जो अनपढ़ हैं उन पर पीएचडी कर रहे हैं लोग, कितनी पीएचडी हो चुकी है और पता नहीं कितनी आगे होंगे अभी। तो ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये हमारे कितने तिरंगा नजर आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
संविधान हमारा ये पहला ही कर्तव्य भी है, पहला ही कर्तव्य है हमारा। संकल्प करता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज का सम्मान करके इसको तिरंगा तो करके नहीं कह सकते। राष्ट्रध्वज कहें या नेशनल फ्लैग, तिरंगा नाम कहें। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि जी मोदी जी का क्या करोगे आप, उन्हें कैसे समझाओगे? मुझे तो आपने कह दिया कि तेरे राष्ट्रध्वज बोलो, उसे कैसे समझाओगे? इसी बात को तो बाबा साहब कहते हैं कि ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में नहीं गया तो ये फिर किसी काम का नहीं। वो तो कह के गए और किस दिन कहा? 25 नवंबर, एक दिन पहले, संविधान देने से पहले आगाह कर रहे हैं आप कि ये संविधान यदि अच्छे लोगों के हाथों में नहीं गया तो ये संविधान पर संविधान नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं, फिर भी हमने क्या करा? क्या इस संविधान को अच्छे लोगों के हाथों में दे पाए? क्यों नहीं? जब बाबा साहब देने से पहले कह रहे हैं, गलती किसकी? मोदी जी की तो गलती नहीं, बिल्कुल हमारी। चलो मोदी तो 11 साल से है, उससे पहले कौन था? उससे पहले कौन था? उसके बीच में कौन आया? और हम कब नहीं थे? आपके 135 सदस्य, सॉरी 131 चलते आ रहे 131 131 131 तो परमानेंट है। जिसमें लोक संसद लिखा हुआ है ना, कह रहे भारत की संसद, भारत की संसद में 131 तो हम बैठे हैं ना, हमेशा रहे हैं सब। 130 कभी नहीं रहे, एक भी कब नहीं हुआ। जैसे कब हुआ तुरंत दूसरा लागू में आ गया। ये तो संसद में बैठे, आप विधानसभा में देखिए। तो अब मैं मोदी को समझाऊं या उनको 131 को समझाऊं? आगे सवाल लौट तो नहीं, पहले तो मैं अपने लोग को समझाऊं ना। अब मैं 131 को समझाऊं या पहले अपनी औलाद को समझाऊं? फिर औलाद को समझाओ ना, पहले खुद समझो। पहले खुद तो समझ लो। क्यों समझो पहले? क्योंकि इसकी शुरुआत ही यहां से हो रही है। हम भारत के लोग, ये यहां नहीं लिखा हुआ कि मैं भारत का विधान, मैं भारत का ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाएंगे। तो इस शब्द को समझिएगा, हम भारत के लोग, जब हम भारत के लोग बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस देश को ऐसा ही बना सकते हैं जैसा यहाँ पर, लेकिन हम भारत के लोग ही नहीं बन पाएंगे। अभी हम कैसे बने हुए हैं? जब हम साउथ में चले जाएं तो हम कहते हैं मैं यूपी से आता हूं, है जी। और जब हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाते हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट वाला यहाँ आता है, उससे पूछे कहां से आए हो कि मैं तो आसाम से आया हूं। यानी हम अभी ये नहीं बन पाए हैं, हम भारत के लोग ही नहीं बने। तो इसको ऐसा कैसे बने? तो उदय संस्था भारत की जो प्रयास हैं वो हम भारत के लोग बनने का इसका सबसे पहला प्रयास है। जब हम भारत के लोग बनेंगे तो निश्चित रूप से ये संविधान हम भारत के लोगों के हाथ में है। जो बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को बात कही, वो शायद बात उनकी छोटी साबित कर पाएगा, लेकिन बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। टेढ़े काम ही होते हैं, टेढ़े काम ही सही होते हैं। सही का क्या करना? सही क्यों जी? सही तो सही रहेगा, टेढ़े के
और टेढ़े काम को ही सही करना है। महापुरुषों ने तो यही तो बताया है, क्यों नहीं कर सकते? वो अकेले लड़े, हम तो इतने सारे बैठे हैं, 30 तो ही है, और हमारा ये 14वां 15वां शिविर है, तो हर शिविर में 30 35 40 तो होती हैं। सब लोग काम करेंगे, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो त्यागी जी का सपना है, और जो हमारे मुखिया जी कल बोल गए, वो 25 साल बता रहे थे शायद, जी वो भी 25 साल बता रहे, और आप भी कह रहे हैं कि 1947 में मिला है, तो इसको हम पहले भी कर सकते हैं। तो बहुत टेढ़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम, बहुत सिंपल सा काम। क्या सिंपल सा काम है? क्या सिंपल सा काम है? देखो ट्यूबलाइट उधर जल रही है, एक ट्यूबलाइट इधर भी जल रही है, नहीं जली थी, कौन सी अच्छी लग रही है आपको? जो ज्यादा रहती है वो इसलिए लगेगी। हाँ जी, बढ़िया लग रही है ना? वो मोटी तो है, लेकिन जब आपने इसको अच्छा कहा, और इससे वही याद रही ना, वो किसने बनाई है वो याद आया क्या? बड़ा गहरा सवाल पूछ लो, बहुत बुरा भी लगेगा, बहुत बुरा लगेगा आपको। मैंने पूछा वो अच्छी है या अच्छी है, लड़के ने जवाब दिया वो बढ़िया। तो ना तो इसको बुरा देखते उसके दिमाग में आया कि ये किसने बनाया है, ना उसको अच्छा देखते उसके दिमाग में आया वो किसने बनाया। दिमाग में क्या आया, क्या अच्छा है क्या बुरा। और यदि मैं इसी दिमाग में रहूंगा कि ये किसने बनाई, ये किसने बनाई, तो इसकी अच्छाई बुराई में नहीं जा सकता। इसकी अच्छाई बुराई बहुत पीछे छूट जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, संविधान दुनिया किसने बनाया, कैसा बनाया, वो बात बहुत दूर की होगी। आपको कुछ प्राप्त करना है तो अच्छा, ये पंखा आपको हवा ये देगा, इसको बनाने वाला कुछ नहीं कर सकता। वो तो गया बना के इतना बड़ा काम कर गया है, उससे बड़ा काम ना आप कर सकते हो ना। हाँ, इसको हम अच्छा रख सकते हैं, इसकी सफाई करें, इसमें डिजाइनिंग करें, ये हम काम कर सकते हैं। ये इब्राहिम बेल ने बनाया, अलेक्जेंडर ने बनाया, तो बना क्या? रेल किसने बनाई? एक उसने इंजन बनाया था कोयले का। आज क्या है? यदि उसी का नाम लेते रहते तो आज इलेक्ट्रिसिटी जो EMU चल रही है, EMU को बनाने वाला तो कोई और आ गया ना, उसने उस बेस को समझा, जिसने इंजन बनाया था। तो साथियों, ये जो संविधान है, ये देश निर्माण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। लेकिन ये होगा जब लोग इसको समझ लेंगे। और हमने यहाँ पर लिखा भी है, और मैंने नहीं लिखा, ये सीधी आई है। क्या लिखते हैं? देश तब बढ़ेगा जब नागरिक जानेंगे संविधान क्या चाहता है। अभी नागरिक ही नहीं जानते, तो देश नहीं बढ़ रहा। ये इसका जवाब है। तो ये मुहिम आपको अपने तरीके से शुरू करनी पड़ेगी कि जो हमारे महापुरुषों ने पंखा बनाया है, उस पंखे को कैसे नए रूप में लाए, उसकी हवा ठंडक कैसे हो। उसी बात पे एक कहानी और बताता हूं आपको। एक पंखा बेचने वाला था जी, दिल्ली सो रहे हो? एक पंखा बेचने वाला था, आंखें बंद कर। तो पंखा बेचता था। असद जी रात देर में सोए हैं, देर में सोएगा वो तो मैं त्यागी जी को डांट थोड़ा सा कहने सब तो बोल दिया था, नहीं सो ना खुद सोते ना मैं सो रात में मैं बैठ से करके साहब के साथ बैठ गए। सर ने एक बार रात लगे सब बंद। मैंने कहा भाई देखो सुबह में काम करना है थोड़ा सा। तो ऐसा क्यों? हमको समय का ध्यान रखना चाहिए, कौन से समय पे कौन सी बात करनी है। हमको बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात किस समय में कहनी चाहिए, ना।
अभी परसों शायद मैं बोला था कि एनआरसी की गोली 1935 में बनी, अब शायद एनआरसी की गोली अब काम नहीं करेगी। अब तो वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन। एनआरसी की गोली को लेके चलते रह गए, सोसाइटी में पीछे रह गए, उतनी जल्दी फिर आगे राष्ट्र नहीं बढ़ सकते, पीछे रह गए, बहुत पिछड़ गए, बहुत पिछड़ गए। तो वैक्सीन बन के वैक्सीन का इस्तेमाल करो ना। और ये जो संविधान है ये वैक्सीन का ही बाप है, परमाणु बम का भी बाप है। ये ऐसे ऐसे परिवर्तन ला सकता है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका इसमें समाधान ना हो। 395 आर्टिकल खामों खामे नहीं लिख देने, मजाक में नहीं लिख देने, चुटकुले में नहीं लिख देने, बहुत जबरदस्त एक एक आर्टिकल को लिखा गया है। और उसी एक एक बात को भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से लिखा गया। एक बार भाग 3 में गई, वही भाग 4 में गई, वही भाग फिर भाग 5 में भी कहीं ना कहीं आई, 6 में भी कहीं ना कहीं आई। क्योंकि जो भाग 2, 3 में कहने से रह गई, फिर वो 4 में पूरी थी। पता लगा अभी भी कमी है, फिर उसको 5 में भी पूरा किया गया। फिर लगा 5 में भी कुछ चीज छूट गई, फिर उसको 6 में पूरा किया, और फिर इसको भी पूरा करते हुए कहीं भी छूट गई है तो फिर वो अनुसूचियों में पूरा किया। 8 अनुसूची शुरू में बनाई थी, जैसा कि सामने बताया 8 अनुसूची, लेकिन आज के डेट में 12 अनुसूची है। जरूरत पड़ेगी देश निर्माण के लिए, जन कल्याण के लिए, तो 13वीं अनुसूची भी आएगी और हम लाएंगे। हम कौन? जो संविधानवादी हैं वो 13वीं अनुसूची में जोड़ेंगे, फालतू की अनुसूची को हटाएंगे। लेकिन कौन हटाएगा, कौन सी 13वीं अनुसूची आएगी, वो तो इसको समझ करके ही पता लग सकता है। तो साथियों, ये हम बता रहे थे हमको आपको कि देश की कहानी तो बताइए। हाँ, यस। तो एक पंखा बेचने वाला था, पंखा बनाने वाला था, पंखा बेचेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी ये थी। तो क्या कहता था वो, पंखा हाथ में रखता था ऐसे और ऐसे करता था और आवाज लगाता था, पंखे ले लो पंखे, मेरा पंखा बहुत बढ़िया है, मेरा पंखा बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा देता है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात, ये मेरा पंखा 100 साल चलेगा। तो बाकी सारी बात तो लोग भूल जाते थे, ठंडी हवा देगा, बढ़िया है, बड़ा है, 100 साल चलेगा, कान खड़े होते थे। और यही तो चाहता था कि किसी भी तरीके से ये मेरे पंथे की तरफ आकर्षित हो, जैसा कि कल इन्होंने भी दिखाया। है ना? तो क्या कहता था, पंखे ले लो पंखे, मेरा पंखा बहुत बढ़िया है, 100 साल चलेगा, ठंडी हवा देगा। 100 साल में बहुत बात बोलता था, है ना, बहुत ठंडी हवा देगा, बहुत खूबसूरत है ना, अच्छे हाथों से बनाया गया है, बहुत दिन से इसको बेचता आ रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, ये 100 साल चलेगा। 100 साल से तो भी लोग चौंकते थे, कुछ लोग ले भी लेते थे कि चलो पंखा तो दे ही रहा है, हवा तो दे ही रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही करता जा रहा था, तो कोई मंत्री होएगा, मंत्री से घूमते रहते हैं, वो मंत्री की आवाज में, कान में आवाज चलेगा, देख मैं भी तो देख लूं पहले कैसा सोच, देखा तो सिंपल पता, वही जो घूस होती है उसी का बना हुआ था। मैंने कहा भाई सुनो जरा इसको, हाँ ये क्या बकवास कर रहा है, ये 1500 साल चलेगा? अरे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मेरे पुरखों बनाया हुआ है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा, अब उसकी अनसुनी से बात करके जब बात चला गया, उसने कहा साहब पंखा बेचने वाला कुछ समझदारी सी बात कर रहा है। पंखा बेचने वाला समझदारी बात कर रहा है, वो कौन सी समझदारी बात है रहा है बताओ? अरे यूं कहा 100 साल पंखा चलेगा, वो तो पागल है ही, मंत्री तुम भी पागल हो गए हो। तुम कह रहे हो समझदारी बात कर रहा हो,
कोई पंखा 100 साल चलता है क्या? अरे साहब मैं क्या करूँ, तो 100 साल कह रहा है। अरे ठोक के कह रहा है अपनी बात, चलो बुला के लाओ, हमने देख लें कैसा पंखा। उसको भेज दिया नौकर को, अपने कर्मचारी को बुला के ला दिया। वो आया पंखे वाला बेचारा, तो उसकी आवाज टोन हुई थी, टोन हुई कौन से पंखे ले लो पंखे। वो जा रहा है अंदर, राजा के पास जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, किससे मिलने जा रहा है कोई फर्क नहीं उसको। तो अपने काम से मतलब है, उसको पंखा बेचना है। एक एक लाइन, एक एक शब्द इस कहानी में कुछ लिए हुए है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, कौन बुला रहा है। बात टोन वही, पंखे ले लो पंखे, मेरा पंखा बहुत बढ़िया है, बहुत ठंडी हवा देता है, मेरे को ने बनाया है, ये 100 साल चलेगा। राजा के सामने जैसी है तो भी सुनेगी, ये 100 साल चलेगा। अरे भाई क्या बकवास कर रहा है, चुप कर। महाराज क्या हुआ, ये क्या बोला तूने, 100 साल चलेगा? हाँ साहब 100 साल चलेगा। भाई तुम कैसे कह रहे हो? सारे मेरे महापुरुषों ने बनाया है, 100 साल चलेगा, एक भी दिन कम नहीं चल सकता। उसको क्या कहूँ, हमें से साथ लड़ो तो अभी दिक्कत है। लोग कहेंगे एक बेवकूफ आदमी लड़ना बहस कर रहा। उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, पूरी बात मान लेते, लेकिन एक शर्त है, हम आपको 21 दिन का टाइम दें, 100 साल के बाद यदि ये पंखा 21 दिन भी चल गया तो हम आपकी बात को मान लेंगे और आपको मुंह मांगा। अरे साहब आप 21 दिन बाद आ गए, मैं कह रहा हूं 100 साल चलेगा। नहीं तुम हमें 21 दिन बाद ही तो बताओ मुझे क्या करना है। 21वां दिन जिस दिन हो उसी दिन आ जाना मेरे पास, और याद रखना तो फांसी चढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहा बिल्कुल ठीक है, आपका उधर और एक दिन पहले आ जाऊं? नहीं 21वां तभी तो परीक्षा होगा। ठीक, राजा ने घोषणा करवा दी अपने आसपास इलाके में, 100 साल वाले पंखे को बनाने वाले आदमी को हम 21 दिन बाद बुलाएंगे। जिनके पास पंखे हैं और वो टूट गए हैं वो भी आ जाए, सबको उसका मुआवजा दिया जाएगा और उसको फांसी पर। तो बहुत सारे लोगों ने लिया, कुछ लोग आए, कुछ लोग किसी को पता नहीं लगी, क्योंकि जो कान दबा के सो रहे हैं है ना, कहीं और मोबाइल में रहे, उन्हें क्या पता 100 साल का पंखा बेकार कर। तो कुछ लोग आए हरी सभा में, 21वें दिन राजा को ये लगता था कि ये नहीं आया। 21वें दिन दरबार लग गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने मंत्री से बोला, कहाँ है पंखे वाला? महाराज ये बैठेगा। राजा को पसीना आ गया, तो बैठा। और लेकिन राजा को भी था कि भाई सजा तो उसको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो पंखा 7 दिन भी नहीं चला। संतोष जी 7 दिन भी वो नहीं चला। राजा ने कहा, अभी खड़ा करो उस आदमी को। भाई आपने हमारी जनता को धोखा दिया, उनके साथ छल कपट किया, 420 की, और जनता को तो छोड़ दो ही, आप मेरा भी मूर्ख बना रहे, आपने मुझे भी पागल बना दिया, और ये लो पंखा तुम्हारा, ये तो 7 दिन में नहीं चला, टूटा पड़ा है। महाराज ये ऐसे तो नहीं हो सकता, मेरा पंखा 7 दिन में टूट जाए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। तो तुम्हारे सामने है यार, देख लो इसकी क्या हालत होगी। सर मैं मान नहीं सकता, मेरे पूर्वजों का बनाया 100 साल से पहले टूटता ही नहीं। बड़ा टूट गया, अभी भी नहीं मानता इसको, तो टूटा हुआ दिखा। उन्होंने महाराज चलो चलो ठीक है, मुझे बताओ आपने पंखा चलाया कैसे? क्योंकि आपने जब पंखा तो ले लिया उससे, ये नहीं चलेगा।
अरे कैसे चलता है, ऐसे क्यों चलता है? राजा ने फट से लिया तो ऐसे तो चलता है, ऐसे चलाया। महाराज ये तो चूक कर गए, ये तो चूक कर गया, आपको पंखा चलाना ही नहीं आया। राजा आप बोला गुस्से में, क्या बकवास कर, हमको पंखा चलाना तुम सिखाओगे? तो पता कैसे चलेगा? तो लाओ मैं देखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे चलाओ। वास्तव में ये वही 100 साल वाला पंखा है, लोगों को चलाना नहीं, चलाना नहीं, और इसको कह रहे हैं बदलो। ये 100 साल नहीं, ये हजारों साल चले। हाँ, इसमें प्रावधान दिया है, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें जो जरूरत पड़े आप उसमें ला सकते हो। ये कभी भी संविधान खत्म नहीं होने वाला, लेकिन आप सबको इसको चलाना सीखना। अभी ऐसे लोगों के बीच में है ये, इनको चलाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 10 मिनट का रेस्ट लेंगे।